कमी स्टूडेंट्स एक ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। आज हम ओबीजी का नेक्स्ट टॉपिक प्लेसेंटा के बारे में बात करेंगे। हमारी पिछली क्लास थी एम्ब्रियोलॉजी, जिसका अगर आप अभी तक आपने वो क्लास वॉच नहीं की तो वो क्लास जाके जल्दी से वॉच कर लो। उसमें जो वो क्लास अच्छे से वॉच कर लेगा तो ये इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि सभी क्लासें इंटरकनेक्टेड है। ओबीजी की सिलेबस चल रहा है अपना। अब नेक्स्ट हम फोर्थ ईयर की रिसर्च वाली क्लासें भी स्टार्ट करने वाले हैं। पहले ओबीजी को कंप्लीट कर दें। ओबीजी के लिए लगभग 30 क्लासें हो जाने के बाद रिसर्च भी चालू कर देंगे। तो जल्दी से हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो ओबीजी में आज हम प्लेसेंटा के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम देखेंगे प्लेसेंटा होता क्या है, कौन सा ऑर्गन होता है, क्या काम होता है इसका, कब डेवलप होता है। तो वो जनरल बात करेंगे हम प्लेसेंटा के बारे में, तभी आपको फिर मैं आगे बताऊंगा, वो समझ में आएगा। तो पहले हम जीरो लेवल यानी प्लेसेंटा होता क्या है। तो प्लेसेंटा क्या होता है, इंट्रो में डालो आप। प्लेसेंटा इज ए ऑर्गन। प्लेसेंटा इज एन ऑर्गन। एक ऑर्गन होता है दैट डेवलप, जो कब डेवलप होता है, प्रेगनेंसी के टाइम। कब डेवलप होता है, दैट डेवलप प्रेगनेंसी के टाइम। और कहां पर डेवलप होता है, दैट डेवलप इन यूट्रस। ये याद रखना होगा, कहां पर डेवलप होता है ये प्लेसेंटा, यूट्रस में। और ये क्या प्रोवाइड करता है, दैट स्ट्रक्चर प्रोवाइड ऑक्सीजन और जो भी न्यूट्रेंट होते हैं, एंड न्यूट्रेंट। बेबी 9 महीने तक पेट में रहता है मदर के, तो उस टाइम उसको कौन, जो ऑक्सीजन न्यूट्रेंट वो तो सभी को जरूरत होती है, जीने के लिए चाहिए, तो वो कौन प्रोवाइड करता है, प्लेसेंटा। दैट हैव प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रेंट ऑफ ग्रोइंग बेबी को न्यूट्रेंट और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। और दूसरा काम क्या होता है इसका, रिमूव टू वेस्ट प्रोडक्ट्स। रिमूव करता है किसको, वेस्ट प्रोडक्ट्स को। कहां से, बेबी के ब्लड से, फ्रॉम द बेबी ब्लड। बेबी के ब्लड से प्रोडक्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको रिमूव करता है। कौन करता है ये काम, प्लेसेंटा। तो ये जनरल बात थी अपनी, जनरल बात थी। और एक चीज और बताऊं मैं, प्लेसेंटा बेबी से किसके द्वारा जुड़ा होता है, ब्राइटनेस बढ़ा देता हूं मैं। प्लेसेंटा अटैच किसके द्वारा रहता है, बेबी से तो अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा, और मदर से यूट्रस के द्वारा अटैच रहता है। तो ये चीज भी आप लिख लो, प्लेसेंटा अटैच्ड इन बेबी में किसके द्वारा, अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा, और मदर में, एंड मदर यूट्रस के द्वारा। अब ये तो मैंने आपको जो जनरल जीरो लेवल, आप कहीं पर भी क्लास से लोगे वहां पर आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी। ये तो जनरल चीज बताई अब मैंने कि प्लेसेंटा होता क्या है। प्लेसेंटा होता है एक ऑर्गन होता है जो कब किस टाइम डेवलप होता है, प्रेगनेंसी के टाइम डेवलप होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, प्रेगनेंसी के टाइम एक ऑर्गन डेवलप होता है जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा क्या प्रोवाइड करता है, दैट प्रोवाइड ऑक्सीजन, न्यूट्रेंट, किसको, ग्रोइंग बेबी को। और ग्रोइंग बेबी के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको भी ब्लड के थ्रू रिमूव करता है। और प्लेसेंटा मदर से यूट्रस के द्वारा अटैच रहता है और बेबी से अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा अटैच रहता है। अब हम आगे इसकी प्लेसेंटा की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जनरल क्लास थी अपनी, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो प्लेसेंटा के 3 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं उनको देख लेते हैं। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के 3 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कौन से, हिमोगोरियन,
डिस्कॉइड एंड डेसिडुएट। अब हिमचोरियन ये क्या होता है, डिस्कॉइड क्या होता है, डेसिडुएट क्या होता है, ये हम देखेंगे। डेसिडुएट, हेमेचुरियन। हेमेचुरियन क्या होता है, क्रोनिक विलाई। क्या क्रोनिक विलाई होती है, वो कांटेक्ट रहती है किससे, मैटरनल ब्लड से। तो वो हो गया हेमेचुरियन। अब क्रोनिक विलाई क्या होती है वो आगे हम पढ़ेंगे। अभी तुम 3 कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं, क्रोनिक विलाई, कांटेक्ट विथ मैटरनल ब्लड, मैटरनल ब्लड से कांटेक्ट रहती है। डिस्कोइड यानी इसकी शेप कैसी होती है, डिस्क लाइक शेप ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की शेप कैसी होती है, डिस्क लाइक यानी इस टाइप की होती है, ये प्लेसेंटा है। डिस्क लाइक यानी सेंटर तो इसका थिन है और पेरिफेरल क्या होती है, थिन, और सेंटर थिक होता है। तो ये आपको याद रखना होगा। और डेसिडुएटेड यानी शेड ऑफ हो जाती है आफ्टर डिलीवरी। शेड ऑफ मैंने बताया था प्रेगनेंसी के टाइम ही आती है, ना कि पूरी लाइफ रहती है। शेड ऑफ आफ्टर डिलीवरी। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक देख लिए किसके, प्लेसेंटा के। हेमेचुरियन, डेसिडुएट और डिस्कॉइड। हेमेचुरियन यानी क्रोनिक विलाई, कॉन्टेक्ट विद द मैटरनल ब्लड। डिस्कॉइड डिस्क लाइक शेप होती है इसकी, और डेसिडुएटेड शेड ऑफ आफ्टर डिलीवरी। अब प्लेसेंटा के पार्ट्स देखते हैं। अगला पॉइंट, पार्ट्स ऑफ प्लेसेंटा। दो पार्ट होते हैं, पहला है मैटरनल पार्ट और दूसरा, फर्स्ट है मैटरनल, दूसरा फीटल। मैटरनल पार्ट जो मदर के यूट्रस से जुड़ता है, और वो यूट्रस से जुड़ता है उस पार्ट को क्या बोलते हैं, डेसिडुआ डेसिडुआ बेसिलिस। और ये कितना होता है, 20% पार्ट। और मैंने जो ब्लास्टोसिस डिफरेंशिएटेड किया था बिफोर इम्प्लांटेशन, वहां पर मैंने 2 चीजें बताई थी, आउटर एंड इनर। आउटर को ट्रोफोएक्टोडर्म और इनर को अम्बिलिकल कॉर्ड एंड एम्ब्रियो। तो इनर को तो रहने देते हैं, आउटर में मैंने ट्रोफोएक्टोडर्म बताया था, वो भी 2 पार्टों में, इनर ट्रोफोएक्टोडर्म, आउटर ट्रोफोएक्टोडर्म। आउटर ट्रोफोएक्टोडर्म में मैंने बताया था ट्रोपोसाइटोएक्टोडर्म, ट्रोफोसाइटोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो वो उसमें मैंने साइटोट्रोफोब्लास्ट था, उससे प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है। तो इसके फीटल पार्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। तो फीटल पार्ट में कौन कौन से टाइप हो गए, ट्रोफोएक्टोडर्म, मैंने बताया ट्रोफोएक्टोडर्म आउटर एंड इनर। ब्लास्टोसिस पिछली क्लास थी इसलिए बोल रहा हूं, पिछली क्लास अच्छे से बात करो। ट्रोफोएक्टोडर्म एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोएक्टोडर्म, साइटोट्रोफोब्लास्ट। और थर्ड होता है क्रोनिक फ्रंडोसन। और ये कितना होता है, 80% पार्ट। जो प्लेसेंटा होता है उसका 80% पार्ट फीटल पार्ट होता है। तो हमने इसके पार्ट्स के बारे में बात कर ली, 2 पार्ट बताए मैंने, मैटरनल और फीटल। मैटरनल में जो मैटरनल पार्ट होता है जो यूट्रस से कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं डेसिडुआ बेसिलिस, और ये 20% पार्ट होता है। फिर हमने इसके बाद किया फीटल पार्ट में ट्रोफोएक्टोडर्म। पिछले क्लास में मैंने बताया था ब्लास्टोसिस डिफरेंशिएट किया था बिफोर इम्प्लांटेशन, 2 टाइप में मैंने, तो वो पिछली वाली क्लास जरूर देख लें एक बार। तो ट्रोफोएक्टोडर्म, साइटोट्रोफोब्लास्ट, क्रोनिक फ्रंडोसन, एंड ये कितना परसेंट कवर करता है, प्लेसेंटा का 80% पार्ट। अब इसके वेट के बारे में बात कर लेते हैं। पार्ट हो गए, जनरल बात कर रहे हैं इसकी पार्ट। पहले हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख ली, फिर इसके पार्ट, अब वेट, और अब
आगे हम नेक्स्ट बात करेंगे वॉल्यूम के बारे में। तो वेट देख लेते हैं। वेट ऑफ प्लेसेंटा कितना होता है? 500 ग्राम। 500 ग्राम। अब आपको कभी कभी एग्जाम में रेशो पूछ लेता है, प्लेसेंटा रेशो ऑफ किस किस के वेट के बीच में? प्लेसेंटा के एंड फीटस के। तो नॉर्मली आप जानते हो फीटस कितने किलो का होता है? नॉर्मली 3 kg का, और प्लेसेंटा 500 ग्राम, यानी 1:6। किस किस का? प्लेसेंटा का एंड फीटस का। अगर आपसे प्लेसेंटा और फीटस का रेशो पूछे तो 1:6। अगर फीटस का और प्लेसेंटा का पूछे तो 6:1। अब इसके हम डायमीटर के बारे में बात करते हैं। अगला पॉइंट, डायमीटर। लेंथ कितनी होती है इसकी? 15 से 20 सेंटीमीटर। और मैंने एक चीज बताई कि इसकी शेप डिस्क लाइक होती है, यानी प्लेसेंटा हैव थिक इन सेंटर। प्लेसेंटा कैसी होती है? थिक होती है। कहां से? सेंटर से। एंड थिनर इन पेरिफेरल, यानी ये होती है इसकी शेप, देख लो। तो ये सेंटर से क्या है? थिनर, और यहां से थिकर, यहां से मोटी होती है। यहां जो सेंटर होती है उसकी लेंथ होती है सेंटर से कितनी होती है? 2.5 to 3 सेंटीमीटर। 2.5 to 3 सेंटीमीटर। और जो पेरिफेरल होती है वो होती है 1 to 1.5 सेंटीमीटर। तो ये इसके हमने डायमीटर के बारे में बात कर ली, प्लेसेंटा के डायमीटर के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेसेंटल वॉल्यूम। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपका वीडियो को सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, कोई मनी नहीं लगती आपकी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब प्लेसेंटल वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। प्लेसेंटल वॉल्यूम देखो, हम इसके वॉल्यूम 2 टाइप में बताए गए, इंटरविलस स्पेस, इंटरविलस स्पेस जिसको बोलते हैं IVS, और सेकंड होता है विलाई सिस्टम या विलाई स्पेस। इंटरविलस स्पेस में ब्लड की वॉल्यूम होती है 150 ml, और विलाई स्पेस में 350 ml, और टोटल कितना हो गया? 500 ml। तो ये प्लेसेंटल की वॉल्यूम, ये ब्लड तो उसके अंदर भरा रहता है। और विलाई इंटरविलस स्पेस या IVS में कितना होता है ब्लड का फ्लो? 500 to 600 ml पर मिनट ब्लड का फ्लो होता है। और वो किसके द्वारा होता है? ये मैटरनल पार्ट होता है, इसलिए कौन सी आर्टरी के द्वारा? यूटेराइन आर्टरी। और जो ये फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं? मैटरनल फ्लो। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। और विलाई स्पेस में कितना होता है? 350 ml। और ब्लड फ्लो कितना होता है इसमें? 400 ml पर मिनट। और किसके द्वारा होता है ये? कौन सी आर्टरी के द्वारा? अम्बिलिकल आर्टरी के द्वारा। आर्टरी। तो 2 स्पेस बताए, इंटरविलस स्पेस, विलाई स्पेस। इंटरविलस स्पेस में ब्लड की वॉल्यूम कितनी होती है? 150 ml। और जो ब्लड की जो फ्लो की बात करें तो वो फ्लो कितना होता है? 500 to 600 ml पर मिनट। और विलाई स्पेस में ब्लड का जो भरा रहता है ब्लड की वॉल्यूम कितनी होती है? 350 ml। और जो फ्लो होता है वो कितना होता है? 400 ml पर मिनट। तो ये प्लेसेंटल वॉल्यूम का अच्छे से ध्यान रखें, एग्जाम में इससे आपके क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। और मैं इसको डायग्राम के थ्रू भी बता दूंगा आपको, अभी डायग्राम बना के बताता हूँ। ये
डायग्राम के थ्रू हम देख लेते हैं। ये ऊपर ऊपर कौन सा पार्ट हो गया, जो मैटरनल पार्ट होता है फीटस से कनेक्ट होता है, डेसिडुआ बेसिलस। कौन सा, डेसिडुआ बेसिलस। और ये कौन सा हो गया, आईवीएस, इंटरविलस स्पेस। यहाँ पर कितना ब्लड की वॉल्यूम कितनी बताई थी मैंने, 150 ml। और जो फ्लो होता है वो कितना होता है, 500 to 600 ml पर मिनट। ये कौन सा होगा, विलाई स्पेस या विलाई सिस्टम। यहाँ पर गैसों का एक्सचेंज होता है। और यहाँ पर ब्लड की वॉल्यूम कितनी बताई थी मैंने, 350 ml। और ये फीटल ब्लड होता है, फीटल सर्कुलेशन होता है। ये मैटरनल सर्कुलेशन होता है अम्बिलिकल यूटेराइन आर्टरी के द्वारा, यूटेराइन आर्टरी के द्वारा होता है। और ये विलाई सिस्टम में, विलाई स्पेस में ब्लड का फ्लो कितना होता है, 400 ml पर मिनट। और वो किसके द्वारा, अम्बिलिकल आर्टरी के द्वारा। तो ये अपने डायग्राम के थ्रू बता दिया मैंने। ये फीटस पार्ट होता है, ये आर्टरीज होती है, कैपिलरीज होती है। उनको हम देखेंगे अगले जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें। ये आपको यहाँ पर इतना ही ध्यान रखना आपको। अब हम O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे। O2 और CO2 का ट्रांसफर किसके द्वारा होता है, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा, यानी कंसंट्रेशन के आधार पर O2 और CO2 का ट्रांसफर होता है। सिंपल डिफ्यूजन यानी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो कैसे होता है, क्या जो पार्शियल प्रेशर होता है वो कितना होता है, वो हम बात करेंगे। अब हम देखते हैं O2 एंड CO2, O2 एंड CO2 ट्रांसफर बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा ट्रांसफर होती है। सिंपल डिफ्यूजन यानी अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन के आधार पर ट्रांसफर होती है। तो अब इसका प्रेशर देख लेते हैं कि कंसंट्रेशन के आधार पर होगी, तो पार्शियल प्रेशर भी देख लेते हैं। अब हम प्रेशर देख लेते हैं। नॉन प्रेग्नेंट लेडी होती है और प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसमें क्या क्या डिफरेंस है। नॉन प्रेग्नेंट लेडी में O2 का पार्शियल प्रेशर होता है 95 mmHg और CO2 का 40 mmHg। और प्रेग्नेंट लेडी में O2 की कंजप्शन पावर बढ़ जाती है, तो वो कितना हो जाता है, O2 का पार्शियल प्रेशर 105 mmHg और CO2 का कम हो जाता है, कितना, 32 mmHg। तो CO2 का तो कम हो रहा है और O2 का ज्यादा हो रहा है। तो CO2 का प्रेशर कम होने के कारण, पार्शियल प्रेशर कम होने के कारण रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की कंडीशन देखी जाती है। कौन सी कंडीशन, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। अब इसका लॉजिक क्या है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस देखने का, तो वो हम लॉजिक, हर चीज का लॉजिक देख लेंगे। तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की कंडीशन क्यों देखी जाती है वो देख लेते हैं हम। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस क्यों देखी जाती है, उसके कुछ रीजन है। कौन कौन से रीजन है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम क्या हो जाती है, O2 कंजप्शन इज इंक्रीज कितनी, 15 to 20% O2 कंजप्शन इंक्रीज हो जाती है, 15 से 20% तक, जिसके कारण टाइडल वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाती है। क्या, टाइडल वॉल्यूम। और टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण क्या देखने को मिलेगा हमें, डीप रेस्पिरेशन। टाइडल वॉल्यूम क्या होती है, जो अमाउंट होता है एयर का जो हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, उस अमाउंट को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो वो नॉर्मली बिना कोई प्रेशर के, तो वो होती है। और जो पीएच होती है वो इनवर्सनल प्रोपोर्शनल होती है, किसके, CO2 के। तो हमने देखा था प्रेगनेंसी में जो पार्शियल प्रेशर होता है कितना होता है, नॉन प्रेग्नेंट लेडी में 40 mmHg CO2 का, और वो जो प्रेग्नेंट लेडी थी उसमें कितना हो गया था, 32 mmHg। और ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर की बात करें तो 95 mmHg नॉन प्रेग्नेंट लेडी में था, वो जो इंक्रीज हो गया था कितना, 105 mmHg। तो वो ऑक्सीजन का तो बढ़ रहा था लेकिन CO2 का कम हो रहा था। कितना हो रहा था कम, नॉन प्रेग्नेंट लेडी में 40 mmHg था और प्रेग्नेंट लेडी में 32 mmHg हो गया। तो CO2 कम हो रही है, CO2, तो पीएच क्या होगी, बढ़ेगी।
और पीएच बढ़ेगी तो एल्कलोसिस, यानी जब पीएच 7.5 से अधिक हो जाती है तो एल्कलोसिस वाली कंडीशन देखी जाती है, और पीएच अगर 7.5 से कम है तो एसिडोसिस, तो एल्कलोसिस वाली कंडीशन देखी जाती है। और रेस्पिरेटरी क्यों लगाया, क्योंकि CO2 क्या है, एक रेस्पिरेटरी इंडिकेटर है, इसी कारण रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की कंडीशन देखने को मिली। हमने देखा जो O2 CO2 किसके द्वारा ट्रांसफर होती है, सिंपल डिफ्यूजन, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के आधार पर ट्रांसफर होती है। हमने कंसंट्रेशन जो O2 CO2 की कंसंट्रेशन नॉन प्रेग्नेंट और प्रेग्नेंट लेडी में पार्शियल प्रेशर था वो देख लिया। मैंने बताया O2 का पार्शियल प्रेशर नॉन प्रेग्नेंट लेडी में होता है 95 mm ऑफ Hg, जो प्रेग्नेंट लेडी में बढ़कर कितना हो जाता है 105 mm ऑफ Hg, और CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना था नॉन प्रेग्नेंट लेडी में 40 mm ऑफ Hg, जो प्रेग्नेंट लेडी में कितना हो गया 32 mm ऑफ Hg। तो O2 जिसके कारण CO2 का प्रेशर कम होने के कारण क्या देखने को मिलती है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, जिसके कुछ रीजन है, क्योंकि O2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है कितनी 15 से 20%, O2 कंजप्शन इंक्रीज हो जाती है। दूसरी चीज हमने देखा था इसमें जो टाइडल वॉल्यूम थी वो इंक्रीज हो गई थी, जिसके कारण डीप रेस्पिरेशन देखने को मिल रहा था। और पीएच इज प्रोपोर्शनल होती है किसके, CO2 के, यानी CO2 बढ़ेगी तो पीएच कम होगी, पीएच बढ़ेगी तो CO2 कम होगी। तो CO2 यहाँ पर कम हो रही थी, पीएच बढ़ गई, जिसके कारण एल्कलोसिस यानी पीएच बढ़ रही है, और पीएच बढ़ रही है और जिसके कारण एल्कलोसिस, और CO2 एक रेस्पिरेटरी इंडिकेटर है, जिसके कारण रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कुछ प्लेसेंटा के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द प्लेसेंटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है प्लेसेंटा की, उसको क्या बोलते हैं, कोटिल्डोन। क्या, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा क्या होती है, कोटिल्डोन। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है, कोटिल्डोन। और 3 विलाई प्रेजेंट होती है दैट हैव फॉर्मेशन ऑफ द कोटिल्डोन। कौन कौन सी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी जिसका फॉर्मेशन डिफरेंट टाइम में होता है, सेकेंडरी का डिफरेंट टाइम और टर्सरी का डिफरेंट टाइम। प्राइमरी और सेकेंडरी एवेस्कुलर होती है, यानी इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती, और टर्सरी होती है वो वेस्कुलर होती है, यानी उसमें ब्लड सप्लाई स्टार्ट हो जाती है। तो हम उसको देख लेते हैं। 1 कोटिल्डोन इसकी फंक्शन यूनिट होती है, और ये फॉर्मेशन कितनी फॉर्मेशन है, कोटिल्डोन 3 2 4 3 विलाई, 3 विलाई मिलकर कोटिल्डोन का फॉर्मेशन करती है। कौन कौन सी, फर्स्ट है प्राइमरी, कौन सी, प्राइमरी, प्राइमरी विलाई। सेकेंड प्राइमरी विलाई, प्राइमरी विलाई का फॉर्मेशन कब होता है, 13वें दिन आफ्टर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद में, आफ्टर जाइगोट, जो जाइगोट बना था डे 0 बोला था, उसके बाद में 13वें दिन, यानी फॉर्मेशन ऑफ कौन से दिन, 13वें दिन। और ये क्या होती है, एवेस्कुलर। सेकेंड थी प्राइमरी, सेकेंड थी सेकेंडरी विलाई, सेकेंडरी विलाई का फॉर्मेशन कब होता है, सेकेंडरी विलाई का फॉर्मेशन ऑफ 16वें दिन। ये 16वें दिन मैं आपको आफ्टर जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद में बता रहा हूं, ना कि लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद में पूछे तो आप उसमें 14 दिन और ऐड कर देना, क्योंकि 14 से 15वें दिन क्या हो रहा था, जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा था। सेकेंडरी फॉर्मेशन ऑन 16 डेज, और ये एपी एवेस्कुलर, यानी इसमें ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। थर्ड थी टर्सरी, टर्सरी विलाई, जिसका फॉर्मेशन होता है 21वें दिन, और ये क्या होती है, वेस्कुलर। और ये वेस्कुलर होने के कारण ही फीटल का ब्लड सर्कुलेशन कब स्टार्ट हो जाता है, 21 डेज के तहत। फीटल
अगर आपसे पूछे फीटल प्लेसेंटल सर्कुलेशन कब स्टार्ट होता है, तो कब स्टार्ट होता है 21 डेज, 21वें दिन, क्योंकि इस टाइम टर्सियरी विलाई का फॉर्मेशन हो जाता है। और टर्सियरी विलाई क्या होती है, वेस्कुलर, यानी इसमें ब्लड सप्लाई होती है। और 3 से 4 कोटिल्डोन मिलकर क्या करती है, 3 से 4 विलाई मिलकर एक कोटिल्डोन का फॉर्मेशन करती है। अब हम देखेंगे सरफेस ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा की सरफेस ऑफ प्लेसेंटा। 2 सरफेस होती है, फर्स्ट है मैटरनल सरफेस, सेकंड फीटल सरफेस। मैटरनल सरफेस क्या होती है, डार्क रेड सरफेस होती है, और इसमें हेमरेजिक स्पॉट प्रेजेंट होते हैं, दैट कनेक्ट, जो किससे कनेक्ट करवाते हैं, डेसिडुआ। और फीटल सरफेस कैसी होती है, ब्राइट रेड कलर, फीटल सरफेस कैसी होती है, ब्राइट रेड कलर। और ये क्या होती है, सेंटर ऑफ अम्बिलाइकल कॉर्ड का सेंटर होती है। तो अपना ये प्लेसेंटा वाला टॉपिक था, वो जो नॉर्मल चीजें थी, इसकी जनरल बातें वो कंप्लीट हो चुकी है। अगली क्लास में हम फीटल सर्कुलेशन, फिर प्लेसेंटल हार्मोन, अभी तो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, 3-4 क्लासें होगी इसकी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन पर हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी क्लास से रिलेटेड अपडेट होती है वो हम टेलीग्राम चैनल पर देते हैं। तो जल्दी से जाओ, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें।